1971 ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധം. ആ യുദ്ധത്തിനിടയിൽ സ്വന്തം കുടുംബമായിട്ട് പിരിയേണ്ടി വന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. ഒരു 5 വയസ്സുകാരൻ സ്വന്തം അച്ഛനെയും അമ്മയെയും പിരിഞ്ഞ് ജീവിക്കേണ്ടി വന്ന ഗോപാലിജി. അവർ തമ്മിലുള്ള ദൂരം വെറും 2 കിലോമീറ്റർ മാത്രമായിരുന്നുവെങ്കിലും അത് അദ്ദേഹത്തിന് നടന്നെത്താൻ വേണ്ടി എടുത്തത് 45ഓളം വർഷങ്ങളായിരുന്നു. ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥയാണ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ താങ്ങിൽ വന്നത് ഇന്ത്യ പാക് ബോർഡർ കാണാനാണ്. 2 കിലോമീറ്റർ അവേ ഫ്രോം താങ്ങിൽ നിന്നാണ്. ബട്ട് നമ്മൾ ലേയിൽ ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പം ഞങ്ങൾ ഹിച്ച് ഹൈക്കിംഗ് ആണ്. അത് ഓൾറെഡി എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഹിച്ച് ഹൈക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയുടെ എന്നുവെച്ചാൽ ലിവിങ് ലെജൻഡ് എന്ന് പറയാം. നമ്മളെ ഇന്ത്യയെ അത്രയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളുടെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. മലയാളത്തിൽ ഐ ഡോണ്ട് നോ മലയാളികൾക്ക് ഇത് കൂടുതൽ അറിയാമോ എന്ന്. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങളിവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത്. അപ്പം ഡയറക്റ്റ് തന്നെ ഒരു കൗതുകം തോന്നി. ഞങ്ങൾ വന്ന് കണ്ടു. ആക്ച്വലി കുറേ പേര് പറഞ്ഞ് സാർ അവിടെ ഇല്ല, ലേയിലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ബട്ട് എന്നാലും ഞങ്ങൾ വന്ന് തപ്പി നോക്കിയപ്പോൾ സാർ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ വേയിൽ സാറിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഇപ്പം സാർ ഞങ്ങളോട് ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ സ്റ്റോറി എടുക്കുവാണ്. അപ്പം ആക്ച്വലി സാറിന് ഹിന്ദിയാണ് അറിയുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ചെറുത് ഹിന്ദിയിൽ നറേറ്റ് ചെയ്യും, മലയാളത്തിൽ നറേറ്റ് ചെയ്യും. സാർ ഹിന്ദിയിൽ സാറിൻ്റെ സ്റ്റോറി പറയും. പെയിൻഫുള്ളാണ്, ബട്ട് എനിവേ മലയാളീസ് അറിയണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ओके सर, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. ओके सर, कल हम लोग आए थे आपसे मिलने. एक्चुअली बस मिलने आए थे. हमें ऐसा नहीं था कि हमें कुछ आपका स्टोरी लेना है, ऐसा नहीं था. क्योंकि जब हमने सुना आपके बारे में बस ये हुआ कि एक आकांक्षा हुआ कि आए आपसे मिले. लेकिन फिर हमें लगा कि मलयालीज को नहीं पता आपके बारे में ज़्यादा, जैसे कि मुझे भी नहीं पता था, इसको भी नहीं पता था. बस हम अपने लैंग्वेज में लोगों को बताना चाहते हैं कि आप हैं अभी भी जो बहुत चीज़ें देख चुके हैं अपने लाइफ में. वो आप अपने वर्ड शेयर करो और हम अपने वर्ड में शेयर करेंगे आगे लोगों को. जी, तो सबसे पहले तो मैं सबको नमन करते हैं. बुरा कर तो बुरा होता है, भला कर तो भला होता है. जो हम बोते हैं वही हमें मिलता है. तो अब 71 का जो जंग का कहानी भी वैसा ही हुआ. जब 71 का जंग हुआ है, जंग जब शुरू हुआ 13 दिसंबर को जब जंग शुरू हुआ, तो पाकिस्तानी फ़ौज में इतना मतलब ताकत नहीं था जो हमारे देश के साथ लड़ सके. तो कहते हैं कि जब कर्नल रिंचन साहब जो हमारा नुब्रा का ही रहने वाला है, वो 3 जंग का हीरो था. तो उन्होंने मेजर रैंक में था, उन्होंने 71 का जंग लड़ना शुरू किया. तो उनको मालूम था कि पाकिस्तानी फ़ौज कमज़ोर है, इनके साथ लड़ते क्या रहेंगे, हम ऐसे ही करते हैं कि इनको पूरा कैप्चर कर देते हैं. तो इन्होंने प्लान बनाया कि जंग थोड़ा बहुत जब फायरिंग शायरिंग हुआ तो इतने में शायद 200-300 होगी फ़ौज लिया. और जो पाकिस्तान का फ़ौज शायद मेरे ख्याल में 50-60 ही था. तो छोटी सी फ़ौज थे. तो उन्होंने ये सोचा कि हम इनको सीधा एक साथ कैदी बना लें. ये बहुत अच्छा प्लान बनाया. बनाने के बाद एकदम कैदी बनाया. जिस पोस्ट के ऊपर 26 लोग थे, 26 लोग, 26 की 26 को सीधा कैदी बना लिया, पकड़ लिया. तो अब बाकी बचे हुए लोगों को जंग लड़ने का तो हिम्मत ही नहीं रहा. एक एक करके जो मुझे सुनने में आया है कि जो था वो सिविल वर्दी पहनकर सिविल बन के एक एक करके भाग गया. जंग नहीं हुआ. लेकिन मैंने आपको शुरू में कहा है बुरा कर तो बुरा, भला कर तो भला, मैंने कहा है. तो अब उस कभी बारे में मैं सारे सुनने वालों को कहते हैं कि आपको भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे 1971 की कहानी से. जो बुरा करने के बाद क्या अंजाम होता है, अच्छा करने के बाद क्या अंजाम होता है. तो दूसरा तो क्या हुआ, तो जब पाकिस्तानी फ़ौज यहाँ से भागना पड़ा तो आपको बहुत, आप जाइए देखिए, आप ज़रूर देखना. चुलूंगा गाँव नामी एक गाँव है जो जी, तो वो 71 से पहले वो पाकिस्तान का आखिरी गाँव था. और बोदांग आपका तो इंडिया का आखिरी गाँव था. उसी के बीच में होता था बॉर्डर. मैंने आपको कहा कि वो बॉर्डर और बोधा, हाँ, चुलूंगा इंडिया में था, पाकिस्तान में था.
और आपका बोगदा पाकिस्तान इंडिया में था। तो उसी के बीच में से जैसे अभी हमारा फ्रंट और थंग के बीच में जो अभी बॉर्डर बना है, इसी तरीके से वहाँ एक बॉर्डर बना हुआ था। तो उस वक़्त की जैसे कि अभी इंडियन आर्मी आगे जाएगी या जंग हो जाएगी, तो फिर हमारा टूरिस्ट आके यहाँ देखेंगे पहले फौज इस तरीके से रहते थे, यहाँ बैंकर होता था। जब आगे जाएगी तो सारे बैंकर छोड़ देगा, छोड़ने के बाद वो बैंकर खाली पड़ेगा तो लोग देखेंगे। इसी तरीके से 1971 के जो बैंकर है, मैं उसका भी सारे वीडियो बनाकर, उस गाँव का भी वीडियो बनाकर, उसको बनाकर मैंने यूट्यूब में डाल रखा है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर वो यूट्यूब चैनल देखेंगे तो 71 से पहले वाली दोनों फौज की जो बैंकर आपको देखने को मिलेंगे। एक दूसरा चुलुंगा गांव का भी मैंने कई वीडियो बना रखा है। तो वो गांव किस हालत में कैसे गया, क्यों आपको गांव को भागना पड़ा। गांव में कहते हैं 74 लोग रहते थे, 74 घर, घर। और वो गरीब ज़माना था, 3-3, 4-4 भाई एक साथ रहते थे। मैं समझता हूँ कम से कम 500, 600, 700 से ज़्यादा आदमी नहीं थे। पाकिस्तानी फ़ौज ने उनको ये कहा कि अब हिंदू आने वाला है, अब सिख आने वाला है, हिंदू इंसान को खाता है, इस तरीके का मतलब अफवाह फैलाया। फैलने के बाद बेचारे लोग तो अनपढ़ ज़माना था, तो सारे यहाँ से अपना गाँव छोड़कर पाकिस्तान की तरफ चला गया है। वो गाँव आपको आज का डेट में बिल्कुल खाली मिलेंगे। लेकिन आज बदकिस्मती से मुझे बोलना पड़ता है, तो चुलुंगा में छोटे का गाँव है, असली गाँव वाले सब भाग गया। जब फिर बाद में कुछ लोग आके यहाँ गाँव में बसने लगा, तो सरकार ने उनका घर को, उनका माल को किसी को तोड़ने नहीं दिया, किसी को रखने नहीं दिया। वो आज भी बिल्कुल जैसे 1971 में था, इसी तरह आज भी बिल्कुल सेफ है चुलुंगा में। हाँ, तो ये एक टूरिस्ट का मरकज़ बनना चाहिए, एक्चुअली वो देखने वाली जगह बनना चाहिए चुलुंगा गाँव। लेकिन वहाँ पर कोई टूरिस्ट नहीं जाते हैं। वो क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि बड़े गाँव जैसे तुरतुक, बोगदांग, ये बड़े गाँव में बड़े गाँव में लोग लीडर बनता है, लीडर बनता है। हम जैसे छोटा गाँव से तो बनता नहीं है। सरकार सुनता है, लीडर को सुनता है, हम जैसों को सुनता नहीं है। तो इसलिए उस गाँव को छुपा के रखा हुआ है। मैं आपको बता दूँ, वो यहाँ पे आने की तरफ है क्या गाँव, यहाँ की कौन, मतलब इस तरफ टांग आने के रास्ते में ही है चुलंगा गाँव। आप यहाँ से तुरतुक जाओगे, तुरतुक जब छोड़ते ही आपको लेफ्ट में आपको एक गांव देखने को मिलेंगे, वही गांव है चुलुंगा गांव। तो वहाँ पर एक अभी देखो, अभी का बॉर्डर देखने के लिए लोगों आ रहा है, तो फिर वहाँ का बॉर्डर के साथ साथ उनका हालात भी नज़र आएंगे, आएगा ना, वो कैसे था, क्या था। तो वहाँ कोई नहीं जाता है टूरिस्ट मिसाल की बात पर। तो फिर वो गांव बिल्कुल खाली होके पाकिस्तान चला गया। सिर्फ एक घर के आदमी रह गया, वो भी बाग के इधर टैक्सी तक आए थे, आगे तक आया। आने के बाद इनके रिश्तेदारों ने इनको बोला पकड़ के रखा, आप मत जाओ, ये वो करके टैक्सी में बैठा के रखा। तो फिर इंडियन आर्मी आगे बढ़ते आया। आने के बाद तुरतुक और टैक्सी गांव में वो लोग बैठे थे। 1947 से पहले मसूरी में काम करते थे, लखनऊ में काम करता था, मेरठ में काम करते थे, मतलब ऐसे जगहों में पहले काम करते थे। किस ज़माने में? आज़ादी से पहले 47 से पहले। वो अपना बुढ़ापे में अपना गांव में आके बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो उनको मालूम था कि पाकिस्तानी फ़ौज ने जो भड़काया है, लोगों को डराया है, वो बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान के हिंदू बहुत ईमानदार होते हैं, बहुत रहमदिल होते हैं, बहुत अच्छा होते हैं। तो हमें हिंदुस्तान आने का स्वागत करना चाहिए, हमें जाना नहीं चाहिए। उन्होंने बहुत मेहनत करके किसी एक को भी यहाँ से जाने नहीं दिया। तो तुरतुक और टैक्सी, हाँ, आज तुरतुक और टैक्सी से एक आदमी भी पाकिस्तान की तरफ नहीं गया। तो वजह उन बुज़ुर्गों का था। उसमें से एक आदमी कहते थे, चेयरमैन कहते थे, तो बहुत मशहूर आदमी था वो। 1947 से पहले कहते हैं बम्बई में वो फिल्म में काम करता था। तो ऐसे लोगों ने उनको जाने नहीं दिया। तो फिर बल्कि यहाँ तुरतुक टैक्सी वालों ने एक ऐसा मतलब माहौल बनाया, ऐसा लोगों को समझाया, हमें गांव छोड़कर आगे चलो इंडियन आर्मी का स्वागत के लिए। तो पूरा गांव वालों को इंडियन आर्मी का स्वागत के लिए आगे लेके गया।
शहनाई डांस लेके, हाथ में खुबानी अखरोट लेके स्वागत के लिए गया। तो उस वक़्त के जो कमांडिंग अफसर कहते हैं कि क्या कहते हैं, कर्नल उदय सिंह, मुझे तो याद नहीं है, लोग कहते हैं कर्नल उदय सिंह की क़यादत में और मेजर थापा और मेजर क्या कहते हैं रिंगचन, इनके क़यादत में जो इंडियन आर्मी आगे बढ़ रही थी। तो जब उनका आमने सामने तुर्तु टैक्सी वाला पहुंचा, शहनाई लेके, डांस लेके, उनका स्वागत के लिए हाथ में खुबानी लेके, तो उस वक़्त के सीओ को और उस वक़्त के कंपनी कमांडर को, बल्कि उस वक़्त के फ़ौज को कितना खुशी मिला होगा। ആക്ച്വലി പറയുന്നവരാണ് 1971 വാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പം ചുലങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രാമം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ബോർഡറും പിന്നെ ബുൽദാങ് ഇന്ത്യയുടെ ലാസ്റ്റ് വില്ലേജ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് രണ്ട് തമ്മിലായിരുന്നു നമ്മൾ LOC, ഇപ്പം LOC എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ ടൈം വാർ നടന്നപ്പം ചുലങ്കറിലെ ആൾക്കാർ ആക്ച്വലി സാറ് പറയുന്നത് അൺഎഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്നു. അവർക്ക് ഒരിക്കലും അവർ പേടിച്ചാണ് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനിലോട്ടായത്. കാരണം അവർക്ക് ഒരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്ത്യൻ ആർമി എന്ന് പറയുന്നത് ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അടിയും ഇടിയും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് മൈൻഡിലായി. അങ്ങനെ ആൾക്കാരാണ് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പേടി കാരണം അവർ അവരുടെ വീടും ഫാർമിങ്ങും അവരുടെ എല്ലാ സമ്പത്തും വെച്ചാൽ പൂവർ ആൾക്കാരാണ്, പക്ഷെ അവർ തന്നെ കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റായിരുന്നു. അതൊക്കെ വിട്ട് അവർ പാകിസ്ഥാനിലോട്ട് പോയി. പക്ഷേ ഇവിടെ തുർത്തൂക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു താക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് 2 സ്ഥലങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് പുറത്ത് പോയി പണിയെടുക്കുന്നത്. അത് 1947 മുമ്പേ അവർ മസൂരി അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നോളജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ആർമി അങ്ങനെ അല്ല എന്നുള്ളൊരു നോളജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവരെ നാട്ടിൽ വന്നു, ആൾക്കാരെ ബോധവൽക്കരിച്ചു. എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് നമ്മളെ നാട് വിടേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സ്റ്റേ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഇന്ത്യൻ ആർമി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന സമയത്ത് അവർ സാറ് പറയണത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യൻ ആർമിയെ വെൽക്കം ചെയ്തതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ്. കാരണം ഇന്ത്യൻ ആർമി തന്നെ പേടിച്ചു വന്നതാണ്. കാരണം പാകിസ്ഥാനികൾ വല്ലതും കാണുമോ, നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമോ, അങ്ങനത്തെ അതിന് എതിരെയാണ് വെൽക്കമിങ് നടന്നതെന്നാണ് സാറ് പറയുന്നത്. അത് ഭയങ്കര ഹാപ്പനിങ് അല്ലെ ഹാപ്പി ആയ ഒരു ഇവൻ്റ് ആയിരുന്നാണ് സാറ് പറയുന്നത്. तो यहाँ पहुँचा तो ये थांग गाँव बहुत छोटा गाँव था। तो यहाँ के लोगों में बहुत खलमली बच गया, क्योंकि वहाँ से लोग रो रहे थे, जा रहे थे। तो खलमली बचने के बाद यहाँ पर छोटा गाँव में ज़्यादातर क्या है, अच्छे लोग कम होते हैं। तो यहाँ पर जब पहुँचा तो यहाँ का सब भागने लगा। तो उस पहुँचने से पहले आप तो डर रहे ना, आ रहा है इंडिया, आ रहा है, तुर्तुक में पहुँचा, टैक्सी में पहुँचा, हम क्या करेंगे, इस तरीके का डर होगी। तो होने के बाद उस डर का दौरान मेरा जो दादा था मसूरी में काम करते थे। 1947 से पहले मसूरी में काम करते थे। उनको भी मालूम था हिंदू क्या होते हैं, बुद्धिस्ट क्या होते हैं, सिख क्या होते हैं, तो सब इंसान होते हैं। तो उन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छे लोग होते हैं, हम स्वागत करेंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, मत जाओ। सबको रुकाने की कोशिश किया, लेकिन एक बूढ़ा आदमी का सुनता है, नहीं सुनता। तो सब भागना शुरू हो गया, जाना शुरू हुआ। तो मेरे दादा ने, मेरे उम्र 5 साल और मेरे छोटे भाई की उम्र 2 साल की थे, तो कहा कि मेरे दोनों भतीजे को हम यहाँ से जाने नहीं दूंगा। दोनों बच्चों को पकड़ के रखा, हम हिंदुस्तान का स्वागत करेंगे। मम्मी और दादी को कहा तुम लोग जाओ, हम नहीं जाएंगे। तो फिर भी दादी और मम्मी यहाँ से डर के मारे निकल गया, और मेरे पिताजी को यहाँ बैठना पड़ा, क्योंकि अब 2 बच्चों को देखने के लिए, बूढ़ा को देखने के लिए यहाँ रहने लगा। तो इतने में एकदम 18 दिसंबर का दिन रात सुबह करीब 6-7 बजे इंडियन आर्मी यहाँ पहुँच गया। पहुँचने के बाद मुझे सही में सच में याद है या मुझे याद नहीं, तो मुझे याद है कि जब पहुँचा तो मेरे फादर वालिद साहब ने, मेरे वालिद साहब भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, तो वालिद साहब ने जो ऐसे खुबानी अखरोट लेके इंडियन आर्मी यहाँ से जाते देखा, तो उनको स्वागत करते हुए मुझे थोड़ा याद है कि फिर इंडियन आर्मी हाथ में से फड़े खुबानी अखरोट लेते लेते आगे बढ़ते हुए जाते हुए मुझे थोड़ा सा याद जैसा रहे। तो इस तरीके से इंडियन आर्मी यहाँ पहुँच गया। पहुँचने के बाद यहाँ पहुँचते ही सरकार हाई कमान से ऑर्डर आया, अब आगे मत बढ़ना, सीज़फायर हो चुका है, पाकिस्तान इंडिया का जंगबंदी हो गया। तो एकदम यहाँ पर इंडियन आर्मी को मोर्चा संभालना पड़ा। इंडियन आर्मी यहाँ पर एकदम खड़ा हो गया, आगे नहीं गया।
तो यहाँ का लोगों का तो जिनका बेबी पार था, बच्चे पार था, तो अब उनको खौफ था कि कहीं ये हम अपने बच्चों से अलग ना हो जाए। तो इन्होंने काफ़ी दबाव डाला, बोला आगे चलो, पाकिस्तान बहुत दूर गया ये वो, लेकिन इंडियन आर्मी को ऑर्डर आया आगे नहीं जाना है। तो यहाँ पर बन गया एकदम LOC। अब वो LOC कैसा हो गया, बीवी और हस्बैंड के LOC, बेटा और बाप का LOC हो गया, एकदम ये बन गया LOC। तो जिस घर में 5 लोग 10 लोग रहते थे, खालिश एक आदमी रह गया, बाकी औरतें बच्चे पार फंस गया। जब पार फंसने के बाद अब ये मंज़र देखो, मैं आपको अच्छाई की बात कर रहे हैं, ये मंज़र फिर हिंदुस्तानी आर्मी ने देखा, यार अब बेचारे लोग कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे, यहाँ पर किस तरीके से रहेंगे, और वहाँ वो औरतें बेचारा ना कपड़ा है ना खाने का है, वो कैसे रहेंगे। किसी तरीके से पाकिस्तान से बातचीत करके इनको वापस बुलाना पड़ेगा। तो इन्होंने बहुत मेहनत की। मैं उसमें से कर्नल रिंचन साहब को कहूँगा, कर्नल रिंचन उस वक़्त मेजर रैंक में था, और कर्नल उदय सिंह जो CO था, कंपनी कमांडर, उनका तो मुझे याद नहीं है, लेकिन सुनने में आया है कि उन्होंने आगे हाई कमांड को चिट्ठी लिखा और आगे पाकिस्तान के साथ बातचीत करके कोशिश किया किसी तरीके से इन बच्चों को वापस बुला लो। तो बुलाने की काफ़ी कोशिश करने के बाद सुनने में आया 1.5 महीना या 2-2.5 महीना जो कि बातचीत करने के बाद ये तय हो गया, एग्रीमेंट हो गया, चलो ठीक है हम आपका सबको वापस दे देंगे। तो बातचीत होने के बाद उस बातचीत का जो लेटर को लेकर कर्नल रिंचन साहब इस गांव में आया, बोला आप हमें 2 आदमी दे दो, ये चिट्ठी लेकर पाकिस्तान को देना है, शाम को जितना बिछड़े हुए लोग हैं उन सबको अपना घर वापस बुलाना है। तो यहाँ गांव में आया, तो अब आदमी बोलो कौन जाएगा। तो उसमें से मैंने आपको नहीं कहा, मेरे वालिद साहब थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, तो मेरा वालिद साहब को कहा कि आप जाओ। तो मेरे दादा ने भी मना किया और शायद वालिद साहब ने भी मना किया होगा, मैं नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मैं जाएगा तो हो सकता है इनको 12 बजे का खाना कौन खिलाएंगे बच्चों को फॉर एग्ज़ाम्पल, या इनको कौन देखभाल करेंगे। छोटा 2 बच्चा तो कितना रोता होगा, माँ के पास ले जाओ, दादी के पास ले जाओ, तो हम इनको तो गोद में लेकर घुमाते रहते हैं, हम नहीं ले जा सकते हैं। तो कर्नल रिंचन साहब ने कहा थोड़ा लम्हे के लिए है, यहाँ से वहाँ 2 किलोमीटर में आप ये चिट्ठी देना है, वो सब उधर बैठा हुआ है, इनको सीधा लेकर आना है आसान तरीके से। इस तरीके से मेरे पापा को बोला आपको हिंदी आता है, आप इनको समझा सकते हैं, आप जाओ। तो फिर मेरे पापा को यहाँ से पार भेजा उनको लाने के लिए, हाथ में फ्लैग और लेटर के साथ। जब वहाँ भेजा तो वहाँ पहुँचते ही उनका आँखों में पट्टी बांधने के बाद पूछा इंडिया क्या था, कैसा था, ये वो था। तो उन्होंने जैसे मैं कहते हैं इसी तरह रियली हकीकत को उन्होंने बता दिया कि बहुत अच्छा था, हमें ये किया वो किया, बहुत हमें इज़्ज़त मिला। तो अपना दुश्मन का तारीफ़ अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये सोच के ऊपर है मेरे, है ना। अगर इंसानियत होता, अगर पक्का मुसलमान होता तो मोहम्मद ने ऐसा हरकत कभी नहीं किया, मिसाल के हमारे पैगंबर ने ऐसा हरकत नहीं किया तो होता, तो ये सोचना चाहिए था हो क्या हिंदुस्तान ने अच्छा स्टेप उठाया है, हिंदुस्तान ने क्या अच्छा सोचा है, इन सब को अपना घर बुला रखा है, तो स्वागत करके इन सब को वापस भेजना चाहिए था। लेकिन बजाय मेरे वालिद साहब को सीधा जेल में डाल दिया, वापस नहीं भेजा। अब उन औरतों को सबको इंतज़ार था कि अब लाने के लिए भेजा तो कितना खुशी मिला होगा उनको अपने घर आने का। जब 2-3 दिन बाद कहा कि जिसको लाने के लिए भेजा उसको जेल में डाल दे, वापस नहीं भेजा, तो कितना दुख हुआ होगा। और आज भी कितना दुख है, 51 सालों से आज भी इनका दिल में क्या दुख होगा। तो इस तरीके से मेरे वालिद साहब को वापस नहीं भेजा, वहीं पर रख दिया है। वापस न वालिद साहब वापस आया, न जो लाने के लिए भेजा था, जो लोग वापस आने के लिए तड़प रहा था उन सबको वापस भेजा, सबको वहाँ भेजा। तो आप अंदाज़ा करो कि यहाँ से क्या हिंदुओं ने, मिसाल के बाद हिंदू सरकार ने क्या अच्छा सोचा। ये नहीं सोचा यहाँ के लोग मुसलमान हैं इनको रहने दो, लेकिन इनका दर्द समझा कर लाने के लिए भेजा। तो वहाँ का मुसलमान फौज भी मुसलमान था और सिविल जो बिछड़ा हुआ वो भी मुसलमान था। उन्होंने ये नहीं सोचा बेचारों को अपना घर में रखो। तो आप बताओ कि मेरे जो सलूट जो मैंने कहा क्या गलत नहीं है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हिस्ट्री कह रहा है। तो इस तरीके से हुआ। तो अब शाम आ गया,
रात होने लगा, तो उस 80-90 साल के बूढ़े के ऊपर क्या बीता होगा, जो 2 छोटे छोटे बच्चे कितना रोया होगा। पहले मामी का सहारा था, वो भी छीन लिया, दादी का सहारा छीन लिया, आखिर में पापा का सहारा था, वो भी छीन लिया। तो अब वो बूढ़ा, मैं आज मेरे ऊपर जब भी मुसीबत आते हैं तो मैं अपना दादे वाले याद करते हैं। मेरे दादा ने उस दिन को क्या बर्दाश्त किया होगा, दोनों बच्चों के लिए क्या किया। अब उसके बाद मेरे दादा को तसल्ली देने वाला कोई नहीं था, समझाने वाला कोई नहीं था। तो अब उनके लिए बेटा बनके और बेटी बनके इंडियन आर्मी आया। उन्होंने समझाया, बाबा कल आने वाला है, बाबा थोड़ी देर बाद आने वाला है, आप परेशान मत हो जाओ। इस तरीके से, और जो दोनों बच्चों को अपना बेटे की तरह पाल के, जो पोष के, यहाँ तक मैं स्कूल एक दिन भी नहीं गया हूँ, मैंने आपको पहले ही कहा। लेकिन आज ऊपर वाले की मेहरबानी से हर कोई मेरे पास आते हैं, हर कोई मेरे सुनना चाहते हैं। आपने देखा है, राजनाथ सिंह साहब से लेकर राम माधव से लेकर हर कोई मेरे पास आते हैं। तो आखिर इस आदमी को बगैर मम्मी पापा के किसने बनाया होगा। अब मैं कहते हैं इंडियन आर्मी की तारीफ करते हैं, मैं क्या कहूँ फिर, आप और क्या कर सकते हैं? मैं क्या कहूँ फिर। अब अगर मैं चोर बन के होता, अगर मैं डाकू बन के होता, तो मैं ज़रूर कहता कि मैं इस फौज ने मुझे चोर बनाया, मुझे डाकू बनाया। तो मुझे तारीफ, जिसने अच्छा बनाया उसको तारीफ ही करेंगे ना। मैं तारीफ ही नहीं करूँगा, मैं तारीफ भी नहीं करूँगा, लेकिन हकीकत बयान करते हैं। तो आप बोलो ये तारीफ है या सच्चाई है, सच्चाई है ना। तो इस तरीके से हुआ है मैम जी। फिर हम आपको आप ये ट्रांसलेशन करेंगे तो फिर मैं आगे पाकिस्तान का अंदर उन औरतों के ऊपर क्या बीता वो मैं आपको बताऊँ। അപ്പം 1971 വാർ നടന്ന സമയത്ത് സോൾജേഴ്സ് ഓൾറെഡി 2 ഗ്രാമത്തിൽ വെൽക്കംഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പം സ്ലോലി താങ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ള വില്ലേജിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യായിരുന്നു. ആ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാറിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസൂരിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ, മസൂരിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ വില്ലേജിൽ നിന്ന് ഔട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നോളജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ആർമി ഹിന്ദുസിനെയൊക്കെ കുറിച്ച്. സാറ് ഹിന്ദുസിനെ പ്രേസ് ചെയ്യായിരുന്നു, കാരണം ഹിന്ദുസ് കുറേ ആ ടൈം ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നീതിയുള്ളവരായിരുന്നു എന്നാണ് സാറ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ സോൾജേഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് പാസ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ ഗ്യാദർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ നിന്ന് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഡേഞ്ചർ ഇല്ല, അവർ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി. പക്ഷേ ഒരാളെ കൊണ്ട് ഒരാളും കേൾക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പേടിച്ച് അവരെല്ലാവരും പാകിസ്ഥാനിലുണ്ട്. പകുതി ആൾക്കാർ പാകിസ്ഥാൻ വെച്ചാൽ മോസ്റ്റ്ലി ഫീമെയിൽസ്, വുമൻ ആയിരുന്നു, വുമനും കുട്ടികളും ആണ് മോസ്റ്റ്ലി പാകിസ്ഥാനിലോട്ട് മാറിയതും. ബാക്കി മെയിൽ ആൾക്കാരെല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ നിന്നു എന്നാണ് സാറ് പറയുന്നത്. അപ്പം 13 ഡിസംബർ 1971 വാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 15 ഡിസംബറിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന സമയത്ത്, സോൾജേഴ്സ് എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് വന്ന സമയത്ത് സാറിൻ്റെ അച്ഛനും ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും ആപ്രിക്കോട്ട്, ഖുബാനി എന്നാണ് പറയുന്നത്, അതൊക്കെ കൊണ്ട് അവരെ വെൽക്കം ചെയ്തു ഇവിടെ. എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് അവർക്കൊരു ഇന്ത്യൻ ആർമിക്ക് ഒരു സന്ദേശം വന്നു, ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം, ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യരുത്. ആക്ച്വലി നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നെ LOC ആക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓർഡറാണ് വന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്തു. അപ്പം നാട്ടുകാർ പേടിച്ച് അവരെ ഇവിടുന്ന് പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ അങ്ങോട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ആൾക്കാർ അവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവിടെ ആ സമയത്ത് CEO ആയിരുന്ന മിസ്റ്റർ ഉദയ് സിംഗ് കേർണൽ ഉദയ് സിംഗ് ഈ നാട്ടുകാരെ ദുഃഖം കണ്ട് സർക്കാരിന് ലെറ്ററൊക്കെ അയച്ചു. അവിടെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പോഴും, അവരെ രക്ഷിക്കണം, അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ലെറ്ററൊക്കെ എഴുതി. അങ്ങനെ എന്തോ 1-1.5 മാസത്തിന് ശേഷം, ഈ കോൺവെർസേഷനൊക്കെ ശേഷം, റിക്വസ്റ്റിന് ശേഷം ഒരു ലെറ്റർ കിട്ടി അവർക്ക് പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡറിൽ പോയി അവിടെ പെട്ടുകിടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ. അങ്ങനെ സാറിൻ്റെ അച്ഛന് ആദ്യം അച്ഛൻ പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല, കാരണം 2 കുട്ടികളും ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ വിട്ട് പോകണമെന്ന് സാറിനില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ പഠിച്ച് കുറച്ച് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്നു സാറിൻ്റെ ഫാദർ. അങ്ങനെ സാറിൻ്റെ ഫാദർ ആ ലെറ്ററും നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗും കൊണ്ട് ബോർഡറിൽ പോയി. പക്ഷേ അവിടെ നടന്നത് ഏറ്റവും തിരിച്ചായിരുന്നു. സാറ് ആൾക്കാരെ വിളിക്കാൻ പോയപ്പം അവിടെ മുസ്ലിംസ് അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനി ഫൗജ് സാറിൻ്റെ അച്ഛനെ അവിടെ ജയിലിലിട്ടു. അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയില്ല. അങ്ങനെയാണ് സാറ് പറയുന്നത്.